हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे जो फर्स्ट न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बात की जा रही है जो पंजाब और तमिलनाडु है, वहाँ पे पुअर वैक्सीनेशन कवरेज है। तो यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है, जितने भी स्टिपुलेटेड लोग थे जिनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाना था, उनसे भी कम लोग जो है वो वैक्सीन को इनैक्यूलेट करवाने के लिए सेंटर पे आ रहे हैं। जैसे कि बात की जाए पंजाब और पुडुचेरी, तमिलनाडु, वहाँ पे लो कवरेज है कोविड-19 वैक्सीनेशन का सो फार। और इंडिया जो है, ऑल ओवर इंडिया में 0.18 जो है एडवर्स इवेंट रिकॉर्ड किए गए। मतलब जितने भी लोगों को वैक्सीन दी गई उसमें से 0.18% लोगों को एडवर्स इवेंट है और 0.002% जो है उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला। अब पंजाब में सिर्फ 27.6% ही जो बेनिफिशरीज हैं उन्होंने ही वैक्सीन को लिया है। इंडिया में दो वैक्सीन कैंडिडेट हैं। पहला जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है कोविडशील्ड, और दूसरी जो है वो भारत बायोटेक कंपनी जो हैदराबाद बेस्ड है उसकी कोवैक्सीन जो है। अब जो कोवैक्सीन वैक्सीन है उसको गवर्नमेंट ने उसका जो फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल ऑनगोइंग है उसी के बेसिस पे उसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया हुआ है, जिससे कि वैक्सीन जो है बहुत सारे लोगों को मिल सके। तो अगर कोई पर्सन कोवैक्सीन वैक्सीन को लगवाता है तो उसको एक कंसर्न लेटर वहाँ पे साइन करना पड़ेगा, जिसके बाद अगर कोई एडवर्स इवेंट होता है तो उसके लिए कंपनी उस पर्सन को जिस तरह से कंपनसेशन दिया जाता है उस तरह से कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है डॉक्टर वी सांता, जो कि एक रिनाउंड ऑन्कोलॉजिस्ट थी। इनकी जो है वो डेथ हो गई। इन्होंने 500 से ज़्यादा बेड का जो हॉस्पिटल है कैंसर पेशेंट्स के लिए उसको बनाया। उसके बाद इनको जो है वो पद्म विभूषण, साथ में जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो दिया गया। इसके बाद सेकेंड पेज पे, सिटी पेज पे, वॉलेंटियर सेटअप आयरनिंग सर्विस एट सिंगू बॉर्डर, ये कोई काम का इशू नहीं है। नेक्स्ट, रेड फोर्ट क्लोज टिल रिपब्लिक डे आफ्टर बर्ड फ्लू फाउंड इन डेड क्रो। अब यहाँ पे ऑर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है रेड फोर्ट, तो उन्होंने जो है वो रेड फोर्ट को बंद कर दिया है बिकॉज जो क्रो है उसमें बर्ड फ्लू पाया गया। तो अब यहाँ पे ये जो कंडीशन हो सकती है वो काफ़ी चिंताजनक हो सकती है, बिकॉज 26 जनवरी का जो फंक्शन है वो तो वहीं पे होगा और उसके पहले अगर वहाँ पे बर्ड फ्लू का प्रेवलेंस है तो बहुत सारे जो बर्ड हैं उनकी कूलिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बात की जाए, इस पेज पे कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जाए। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे भी कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेंटर टारगेट्स दिल्ली ओवर यमुना पॉल्यूशन। तो दिल्ली जल बोर्ड ने जो प्ली लगाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे उसने हरियाणा को एक्यूज़ किया था कि वो हरियाणा जो है वो अनट्रीटेड वाटर जो है एफ्लुएंट जो है वो रिवर में पास ऑन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यमुना रिवर जो है वो पॉल्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पे बात की जाए तो यमुना रिवर का एक बार कोर्स देख लेते हैं कि यमुना रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है। इसको आप जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं। यमुना जो है उसको जमुना भी प्रोनाउंस किया जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया में। वो ओरिजिनेट होती है यमुनेत्री ग्लेशियर से एट अ हाइट ऑफ 6387 मीटर, और ये बहुत सारे स्टेट्स को क्रॉस करती है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से पास होती है और लेटर दिल्ली। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उसको बहुत रास्ते में मिलती है, जैसे टोंस चंबल लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है और उसका बहुत बड़ा बेसिन है, फॉलोड बाय सिंध, बेतवा एंड केन। तो अब यहाँ पे जो ये रिवर है वो गंगा में यूनाइट हो जाती है त्रिवेणी संगम में इलाहाबाद में, और टोटल लेंथ है यमुना की वो 1376 किलोमीटर है। अब ये जो है बहुत हाईली फर्टाइल एल्यूवियल यमुना गंगा दोआब रीजन बनाती है, जिसकी वजह से इंडो गैंगेटिक प्लेन काफ़ी फर्टाइल है। अब यहाँ पे बात की जाए
एडिटोरियल्स की, तो जो सबसे फर्स्ट एडिटोरियल है उसमें बात की जा रही है जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के साथ ऑनगोइंग जो है वो टॉक एक साथ चल रही है, और दूसरी तरफ जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट एक तरह से जो उनके कुछ लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट जो एनआईए है उन्होंने चार्जशीट भी फाइल की हुई है। तो एक तरह से यहाँ पे राइटर का कहना है कि गवर्नमेंट गुड फेथ में वर्क नहीं कर रही है। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बात की गई है कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मेन काम है फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करना। अगर किसी भी तरह से गवर्नमेंट की वजह से या कैसे भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है तो उनको जो है वापस से रिस्टोर करना। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस बताए हुए हैं राइटर ने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने में या तो नहीं किया है या फिर काफ़ी देर कर दी है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बारे में बात करता है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है उसके ऊपर यहाँ पे बात की गई है, बिकॉज जो नेपाल के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए थे, और साथ में जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने उनसे जो है वो मीटिंग की। तो उसके बेसिस पे नेपाल के साथ इंडिया के क्या रिलेशन हो सकते हैं और नेपाल में जो अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है उसके ऊपर भी राइटर ने अपने व्यूज़ यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है वो बात करता है डीप फेक्स की, थ्रेट ऑफ डीप फेक्स। जैसे अभी कैपिटल हिल पे जो 6 जनवरी को जो अटैक हुआ था, तो इसमें राइटर का ऐसा एप्रीहेंशन है कि हो सकता है वो जो अटैक है वो डीप फेक ने किया हो और उसको वर्चुअली सोशल मीडिया पे जो है वो सर्कुलेट कर दिया हो। तो उसमें एक तरह से हो सकता है जो पर्सन जिनको यूज़ किया गया वो एग्जिस्ट ही नहीं करते और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो वीडियो और ऑडियो क्रिएट करके जो है वो अनरेस्ट फैलाने के लिए सर्कुलेट किया हो डेमोक्रेट्स ने, ये भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आज का जो कैरिकेचर है उसमें जो ऑस्ट्रेलिया है उसको इंडिया ने जो ऑनगोइंग टेस्ट सीरीज़ है उसमें हरा दिया है, और इसके बाद यहाँ पे ये पीकॉक है, मोर है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी उसको जो है वो वेलकम कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है इसमें बात की जा रही है इन बैड फेथ मतलब राइटर का यहाँ पे कहना है कि जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑनगोइंग फार्म क्राइसिस को जो है एड्रेस कर रही है उसकी जो फेथ है वो एक प्रकार से सही नहीं लग रही है, नीयत जो है वो सही नहीं लग रही है। बिकॉज एनआईए जो है उन्होंने डिसीज़न लिया है कि जो भी पीपल एसोसिएटेड हैं ऑनगोइंग फार्मर एजिटेशन से उनको एज अ विटनेस माना जा रहा है और उनको सेडिशन केस जो है उनके ऊपर लगाया जाएगा। अब ये एक तरह से सरप्राइजिंग है बिकॉज इसमें जो पंजाबी एक्टर हैं दीप संधू, उसके बाद जो फार्मर्स लीडर हैं बलदेव सिंह सिरसा और भी कुछ 40 पर्सन हैं जिनके ऊपर एनआईए जो इनसे जो है वो पूछताछ कर रही है। अब जो इशू है वो ये है कि जो 6 फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए बेस्ड है और इसको जो है ऐसा एप्रीहेंशन है कि जो फंडिंग है कनाडा यूके यूएसए से मिली है इंडिया में ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट की प्रीटेक्स्ट में अनरेस्ट फैलाने के लिए इंडिया में ये चाहते हैं कि अनरेस्ट फैले। बट हो सकता है कि जो इंडिया के जो अलग जो ओवरसीज़ इंडियंस हैं बाहर रहने वाले जो एनआरआईज़ हैं वो इंडिया में बहुत सारा जो डोनेशन है मनी है खालसा एड के नाम से प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट एक बैड फेथ में काम करेगी तो फिर वो इस तरह से नहीं चलेगा। और यहाँ पे राइटर का कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर के जो लीडर्स हैं उनसे बात करना नहीं चाहती, उल्टा गवर्नमेंट जो है वो उनको ऑनगोइंग प्रोटेस्ट में परेशान कर रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाए इंडिया और नेपाल के रिलेशन के ऊपर, ये आर्टिकल बात करता है। तो नेपाल की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से वो डिसाइड कर रही है नेपाल की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि 2020 में चाइना ने जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड एक तरह से
अग्रेशन दिखाया, जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के कुछ जो रिलेशंस हैं वो टेंस हो गए। और चाइना का जो जियो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इशू था, उसकी वजह से इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी हद तक टेंज हो गए। दूसरी तरफ जो नेपाल है उसमें जो डेमोक्रेसी है वो उतनी पावरफुल नहीं है, अभी वो अपने इनिशियल स्टेट में है, काफ़ी फ्रेजाइल है, कमज़ोर है। तो उसका फ़ायदा एक तरह से चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की तरह से की हेल्प से उठाया। अब यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसके उसके भी जो लोग हैं वो आपस में, उनमें एक तरह से जो है एग्रीमेंट नहीं है। तो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने हाउस को जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व कर दिया दिसंबर 2020 में। और एक्सपर्ट का कहना है ये जो मूव है वो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट पिटीशन को हियर कर रही है अगेंस्ट मिस्टर ओली। अब कोर्ट जो है उसने सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन किए हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो मीटिंग हुई है इंडिया की जो जॉइंट कमीशन, सेवरल जो बायलैटरल इनिशिएटिव्स हैं जिनके ऊपर बात हुई, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक से फाइट करने की बात हो, वैक्सीन प्रोवाइड करने की बात हो नेपाल को, और डेवलपमेंट फ्रंट पे एक्सपेंशन ऑफ मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन हो, या एस्टेब्लिशमेंट हो ईस्टर्न साइड सिलीगुड़ी से जापा नेपाल में जो रेलवे लाइन का काम हो, तो इसके ऊपर जो है वो बात की गई। क्रॉस बॉर्डर रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये डिस्कस किया गया। अब जो जॉइंट कमीशन है उसने एम्फेसिस दिया कि जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है लोगों का, गुड्स का, और इस तरह से जो सब रीजनल कोऑपरेशन है उसको बहुत अच्छे से लेके चलना चाहिए। अब यहाँ पे रिसेंटली जो इनॉर्गेट हुआ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इन वीरगंज एंड भरतनगर, उससे जो है वो लोगों का सीमलेस मूवमेंट हो पा रहा है। और थर्ड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो नेपालगंज में ऑलरेडी उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो चुका है। अब नेपाल जो है वो इंडिया के सी पोर्ट पे डिपेंड रहता है, कोई भी जो नेपाल में चीज़ें आती हैं वो इंडिया के सी पोर्ट के थ्रू फिर जाके रोड के रास्ते या रेलवे के रास्ते से नेपाल पहुंचती है। दूसरी तरफ जो जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उस पर भी बात की गई। दूसरा जो पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है और भंडारखल गार्डन रिस्टोरेशन है, तो ये सारी जो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिससे इंडिया जो है वो नेपाल को एक तरह से सपोर्ट कर सकता है। और चाइना जिस तरह से अग्रेशन दिखा रहा है नेपाल के इंटरनल मैटर्स में, तो चाइना को नेपाल जो है वो दूर भी रख सकता है। अब यहाँ पे दूसरा बात की जाए, जो नेपाल ने अपना मैप रिलीज़ किया था, उसमें नेपाल की डिमांड है कि जो ऑनगोइंग ये टॉक है उसमें जो बाउंड्री का इशू है उसको भी जॉइंट कमीशन की मीटिंग में डाल लिया जाए। अब यहाँ पे इंडिया ने ये क्लियर किया कि वो इस तरह की चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए एक फ्रेश जो है वो मैकेनिज़्म चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे बात की गई। और दूसरा नेपाल जो है अभी एक तरह से डेमोक्रेसी की वहाँ पे स्टार्टिंग है, तो इंडिया को वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए जिससे जो डेमोक्रेसी है वो आगे बढ़े। वहाँ पे रैम्पेंट जो है वो करप्शन है, और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी, वो भी जो है वो अपना काम काफ़ी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। और नेपाल के जो लोग हैं वो कल्चरल मोनार्की चाहते हैं, वो जो है प्रेसिडेंट से अलग होके वापस से मोनार्कियल सिस्टम पे आना चाहते हैं। ये यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है थ्रेट ऑफ डीप फेक्स। तो जो प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने कैओस क्रिएट किया था कैपिटल हिल में जनवरी 6 में, ऐसा बिलीव किया जाता है कि वो डेमोक्रेट्स की हेल्प से हुआ था, और ये जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी जो डीप फेक्स के द्वारा। डीप फेक्स एक तरह का जो सिंथेटिक मीडिया होता है, इंक्लूडिंग इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो कि मैनिपुलेट होता है या होली जनरेट किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से,
और उसमें पावर होता है कि वो थ्रेटन कर सकता है इलेक्टोरल आउटकम ऑफ द कंट्री। जैसे कि अब अगर लेट सपोज़ कि ये जो कैपिटल हिल का वायलेंस है वो पूरे वर्ल्ड ने देखा, या फिर जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे उन्होंने एक तरह से देखा, लेकिन उस चीज़ को जो है वो अगर लेट से वहाँ पे कोई चीज़ हुई भी नहीं है लेकिन उसका वीडियो क्रिएट करके ऑडियो विजुअल्स कुछ ऐसे रैंडम लोगों को वहाँ पे शो कर दिया गया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसके बेसिस पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जो इमेज है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई। और जो इलेक्शन है उसका आउटकम भी पूरी तरह से चेंज हो गया। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक इलेक्शन का भी आउटकम जो है वो चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे जो फैब्रिकेटिंग कंटेंट है, तो जो साइबर वर्ल्ड है वो एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है डीप फेक्स से। और एआई जो है उसको यूज़ किया जा सकता है नए नए ऑडियो क्रिएट करने के लिए, वीडियो क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, जिससे लोगों को लगे कि कोई रियल पीपल कोई चीज़ कह रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, लेकिन इस तरह से लेट सपोज़ उसने वो नहीं किया है। तो नई इमेज क्रिएट की जा सकती हैं, वीडियो की जा सकती हैं, और लोगों को कन्विंस किया जा सकता है एक फ़ेक चीज़ को सच मानने के लिए। अब ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने डीप फेक्स के बारे में क्वेश्चन किया है कि जो एआई जनरेटेड कंटेंट है वो नॉन एग्जिस्टिंग पर्सनैलिटीज़ का यूज़ करके जो है वो सिंथेटिक डेटा सेट, अनरियल एक्टिविटीज़ ऑफ रियल पीपल, कंटेंट मैनिपुलेशन कर सकता है। और डीप फेक जो है किसी को भी कहीं पे भी टारगेट कर सकता है, और इससे जो है लोगों की रेपुटेशन को ख़राब किया जा सकता है, मिसट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है, और फैक्ट है उसको जो है वो क्वेश्चन किया जा सकता है और प्रोपेगेंडा को फैलाया जा सकता है। अक्टूबर 2020 में जो यूएस के सीनेट हैं उन्होंने समन किया था फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग और गूगल सीईओ सुंदर पिचाई एंड ट्विटर के जैक डोर्सी। उनका कहना था कि वो कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को जो है वो टैकल कर रहे हैं, डिस इन्फॉर्मेशन को टैकल कर रहे हैं, और फैब्रिकेटेड जो कंटेंट है उसको कैसे टैकल कर रहे हैं। तो उनका मानना था, जो सीनेटर्स थे उनका मानना था कि उनका मेन इशू है कि किसी भी तरह की जो है वो सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए, और दूसरा मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट ऑफ 1996 उसमें बात की जा रही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इनोवेशन ऑन द इंटरनेट को वो प्रोटेक्ट करता है। जैसे लेट सपोज़ आप गूगल पे जाते हैं, आपको कोई कंपनी पसंद नहीं है, तो आप उस कंपनी का रिव्यू अगर गूगल पे लिख देते हैं कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी नहीं है, इसने हमें ये सर्विस प्रोवाइड की थी, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, और ये इसकी कंडीशंस थी, और इस कंपनी ने उसको फॉलो नहीं किया, और लेट सपोज़ आप उस चीज़ को फॉल्स लिख देते हैं वहाँ पे, तो इस चीज़ के लिए गूगल को आंसरेबल नहीं माना जाएगा इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा गूगल को आंसरेबल नहीं माना जाएगा, बिकॉज गूगल सिर्फ एक पब्लिशिंग हाउस है, एक पब्लिशिंग एक्टिविटी को करवाने वाला एक माध्यम है। गूगल के ऊपर ऐसे केस नहीं किया जा सकता। अब इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम है। इंडिया के पास ऐसा कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है डीप फेक्स के साथ डील करने का, और कुछ प्रोविज़न है इंडियन पीनल कोड और अ, जो जो क्रिमिनलाइज करते हैं बहुत सारे फॉर्म ऑफ ऑनलाइन और सोशल मीडिया कंटेंट मैनिपुलेशन। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, उसमें कुछ साइबर क्राइम्स हैं, लेकिन जो लॉ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस रूल हैं 2080 वो भी इनएडिक्वेट हैं इन सारी चीज़ों से डील करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने जो है वो रूल्स तो बनाए हैं, मिसयूज़ ऑफ सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया कंपनीज वो भी एग्री हो गए वॉलंटरी एक्शन लेने के लिए जनरल इलेक्शन में। इलेक्शन कमीशन ने भी इंस्ट्रक्शन इशू किए सोशल मीडिया पे ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, बट रिपोर्ट ने ये सजेस्ट किया है कि व्हाट्सएप का बहुत हद तक यूज़ किया गया मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए। अब ये जो न्यू टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बरींग हैं, और एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं वो उसके जो है वो उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और जिससे कि इंडिविजुअल और एंटिटीज़ जो है उसकी प्राइवेसी को जो है वो बचाया जा सके। अब एआई जनरेटेड टूल्स ही इफ़ेक्टिव हैं इनके डिटेक्शन में। तो एआई इनोवेशन इन डीपेक्स गेट बेटर, तो एआई बेस्ड जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं उनको इन्वेंटेड करना चाहिए अकॉर्डिंगली। ब्लॉकचेन और रोबस्ट जो टेक्नोलॉजी है और जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट वर्क करना चाहिए, जिससे कि वीडियो और डॉक्यूमेंट का जो भी वैलिडिटी है उसको रिस्टोर किया जा सके। एजुकेटिंग जो मीडिया यूज़र्स हैं
अबाउट कैपेबिलिटीज़ ऑफ एआई एल्गोरिदम कुड हेल्प। अब जुलाई 2020 की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने एक वर्कशॉप कन्वीन की है विद एक्सपर्ट से कि कैसे जो है वो डीप फेक्स टेक्नोलॉजी जो है उनको हटाएं, जिससे कि वो इलेक्शन यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जो है किसी भी तरह से हार्म ना कर सकें। तो डीप फेक्स को उन्होंने 6 थीम्स दी कि उनको कॉन्सेप्चुलाइज करना चाहिए विद इन द ब्रॉडर फ्रेमवर्क्स ऑफ मैलिसियस मैनिपुलेटेड मीडिया और computational propaganda and disinformation campaign. Deepfake cause multi-dimensional issues which require a collaborative multi-stakeholder response, जिससे कि हर एक सेक्टर को जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। डिटेक्टिंग डीप फेक इज़ हार्ड, जर्नलिस्ट नीड टूल्स टू स्क्रूटनाइज इमेज वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग। पॉलिसी मेकर को समझना चाहिए कि कैसे डीप फेक एक पॉलिटी को थ्रेटन कर सकते हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडिविजुअल कम्युनिटीज़। तो अकेले सिर्फ उनके एग्जिस्ट होने से जो है वो बहुत डिस्ट्रस्ट जो है वो फैल सकता है। और फेक जो है फेक इन्फॉर्मेशन रियल इन्फॉर्मेशन से भी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है उसको पकड़ना। और आज का जो वर्ल्ड है उसमें डिसइन्फॉर्मेशन बहुत सारे फॉर्म में हो सकती है और एक सिंगल टेक्नोलॉजी इसको इशू नहीं मतलब रिजॉल्व नहीं कर सकती। तो डीप फेक जो है वो धीरे धीरे एवॉल्व हो रही है और एआई बेस्ड टूल्स को एवॉल्व करना चाहिए जिससे कि इसको एक तरह से रोका जा सके। थैंक यू वेरी मच।